हेलो बेटे। आज मैं इस वीडियो में ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था कि किस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने बता दिया था, समझा दिया था कि किस तरह से होता लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होते हैं। और इसमें ये आपने देखा था कि जो स्टेट ऑफ जो चेंज होते हैं, तो ये पता चल गया कि जो स्टेट के चेंजिंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर से हम किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखते हो, यहाँ से क्या क्या इसको से कर सकते हैं। उसी तरह से जो है सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज किया जा सकता है। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में अगर हम और ज़्यादा इसको गर्म करें, हीट करें, तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और फिर जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होगा। अगर हम फिर इसको कूल करें यानी टेम्परेचर को कम कर दें, तो आप देखोगे कि गैसियस स्टेट अगर कोई गैस है उसको हम कूल कर दें तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर लिक्विड में है तो वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। अगर हम फर्दर उसको फिर कूल करें तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। मैं कह रहा है कि सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको चेंज किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। We have learned that the substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on the application of the heat। माने हीट से किसी भी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जा सकता है या फ्रॉम लिक्विड से गैस भी चेंज किया जा सकता है। दूसरा बताया कि आर द, उसके बाद यहाँ पे but there are some that the change directly from the solid state to the gaseous state and the vice versa without changing into the liquid state। एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी ये तो हम देखते हैं कि अगर हमने हीट टेम्परेचर को चेंज किया तो पहले सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से फिर गैस हो गए। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हीट करने के बाद गैस में चेंज हो जाएंगे। अगर सॉलिड स्टेट है तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, या अगर कोई मैटर गैसियस स्टेट में है तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि देर आर द सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एंड द वाइस वर्सा विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। माने वो लिक्विड स्टेट में, वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को ही सब्लिमेशन, हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस तरह से देखा। अब ये एक्टिविटी देखेंगे इस तरह से कि इसमें देखो एक्टिविटी 1.3 दिया गया है। इसमें बताया गया कि टेक द सम camphor और अमोनियम क्लोराइड and crush it and put it in a china dish. Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on a stem of the funnel as shown in the figure. And now heat slowly and observe. What do you infer from the above activity?
तो देखो ये एक एक्टिविटी करना है इसमें। इसमें ये हमने चाइना डिश लिया और इसमें अमोनियम क्लोराइड रखा गया है और ये एक फनल है। इसको हम उल्टा करके रखा गया है ये, ठीक है, इन्वर्टेड फनल। ये लेबोरेटरी में आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये कॉटन प्लग लगा दिया गया है ताकि अगर जो भी गैस या वेपर हो वो बाहर न निकले। अच्छा, यहाँ बर्नर है, ये बर्नर है। अब इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर्स में चेंज होगा और वेपर में चेंज होने के बाद ये ऊपर की ओर जाएगा ये फनल में। और जब ये यहाँ आएगा, इस पोजीशन पर आएगा, तो यहाँ पे कूल होना ये शुरू होगा। और जब ये कूल होगा तो वो गैसियस था, अब ये सॉलिड स्टेट में आकर के इसके साथ जो है वो चिपक जाएगा। यानी पहले अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है और इसको जब हम गर्म करेंगे तो वेपर्स में आएगा और वेपर यानी गैसियस स्टेट में आ गया। और जैसे ये गैसियस स्टेट में आया, फिर जैसे ये कूल होना शुरू हुआ तो ये फिर से सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। और वो कहाँ पे, तो ये इसके जो वॉल हैं फनल के, उसके ऊपर ये चिपक जाएगा। तो फिर हम इसको क्या खरोच करके यहाँ इसको हम बाहर कर सकते हैं। यानी ये एक्टिविटी ये बता रहा है कि अगर कोई सॉलिड है तो उसको जब हम गर्म करेंगे तो डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाता है और फिर कूल होने के बाद गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने के बाद वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है और अगर गैस है तो कूल करने के बाद डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, या आप जो है कम्फर लेंगे, कम्फर को भी देखेंगे अगर जलाएंगे तो, जिसको कपूर कहते हैं, तो डायरेक्ट जो है गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, वो डायरेक्ट गैस में चेंज होगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख सकते हो क्वेश्चंस कि भाई अगर व्हाट इज द सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का ये इसको आप कर सकते हो कि सब्लिमेशन वह है जिसमें जब कोई सॉलिड कोई सब्सटेंस जब डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मैंने लिक्विड में चेंजिंग नहीं आ रहा, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में चेंज हो जा रहा है या गैस से सॉलिड में चेंज हो जा रहा है, इसको हम सब्लिमेशन कह सकते हैं। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि व्हाट इज सब्लिमेशन। तो आपने सब्लिमेशन देखा। दूसरा है, नेक्स्ट जो टॉपिक्स पे आते हैं, इसमें बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि किस तरह से टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रेशर को चेंज करके भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन the various states of the matter is due to the difference in this distance between the constituent particle। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो किसके कारण है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। जैसे अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं, लिक्विड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे, और गैस में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर किस पर डिपेंड करता है, तो जिस पार्टिकल से वो मैटर बना है उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसके डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि वह सॉलिड स्टेट है या गैसियस स्टेट है या लिक्विड स्टेट है। तो कह रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग द प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस enclosed in a cylinder, and will the particles comes closer to closer. Do you think that
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ वही बता रहा है कि यहाँ पे एक पिस्टन ये लिया गया है, आपको एक सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसमें जो है वो गैस रखे गए हैं। तो गैस के पार्टिकल जो है वो आप देख सकते हो ये दूर दूर हैं। अब अगर हम इस पिस्टन को प्रेशर करते हैं तो इस पोजीशन में आ जाता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे। और भी अगर पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं तो उसके पार्टिकल और भी नजदीक आ गए। यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगा। यानी मैटर के जो स्टेट हैं, सॉलिड स्टेट है तो वो गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में आ सकता है। तो यहाँ पे ये गैस रखा गया है सिलेंडर में। इस एक्टिविटी को देखेंगे, कह रहा है कि अप्लाइंग द प्रेशर एंड द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। कह रहा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को घटा दें तो गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। कह रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर to the 1 atmosphere and without coming into liquid state. This is the reason that the solid carbon dioxide is also known as a dry ice. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना है। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई प्रेशर पर स्टोर्ड किया जाता है और ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट होगा कब, जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज कर दें। ऐसे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे सॉलिड होता है और ये स्टोर्ड किया जाता है सॉलिड स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हाई प्रेशर दें तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। लेकिन फिर ये सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कब, जब हम इसका प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज कर दें। और इसमें सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। इसलिए ये यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है ये सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, यानी इसमें लिक्विड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं हो रहा है। This is the reason that the solid carbon dioxide is known as a dry ice. तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो कह सकता है कि भाई व्हाट इज ड्राई आइस। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्वेश्चन पहला, इसी में क्वेश्चन बना सकते हो व्हाट इज ड्राई आइस, तो कह सकते हो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ड्राई आइस। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड द ड्राई आइस। ड्राई आइस हम इसको क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि द रीजन, दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड, यहाँ से आंसर लिखोगे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड converted direct to gaseous state on decreasing the pressure to the 1 atmosphere without coming into the liquid state. Without coming into the liquid state is called the solid carbon dioxide. ये रीजन था इसका कि वाई द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ड्राई आइस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से thus we can say that the pressure and temperature determine the state of the substance. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है किसी भी स्टेट को डिटरमाइन करता है, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को, कि क्या वो स्टेट सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। तो ये फैक्टर्स हैं प्रेशर और टेम्परेचर, जो ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस
सॉलिड में हो सकता है या लिक्विड में हो सकता है या गैसियस स्टेट में हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे भी लर्न कर लेना है कि फ्यूजन क्या है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, जैसे आइस को अगर आप गर्म करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। यानी सॉलिड से कन्वर्सन ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द फ्यूजन। उसी तरह से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, अगर हमने और हीट किया लिक्विड को तो इसका क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे वेपोराइजेशन, यानी कन्वर्सन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। अब जस्ट उसी तरह से फिर आप कहोगे कि गैस से अगर सॉलिड में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहें। अगर आप उल्टा जाएं, यहां से कह रहा है कि अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो गया तो क्या कहेंगे, इसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। फिर अगर लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हो जाता है, द कन्वर्सन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड इज कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन, इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। उसी तरह से सॉलिड से द कन्वर्सन ऑफ फ्रॉम द सॉलिड इनटू द गैसेज इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। तो ये अलग अलग जो है ये है, इसमें कब फ्यूजन कहा जा सकता है, वेपोराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन कब कहेंगे और सब्लिमेशन कब कहेंगे, इसके बारे में ये समझाया गया था। नेक्स्ट बाकी ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख सकते हो, कह रहा है कि कर भी सकते हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो देखो 300 केल्विन है, 300 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो 273 इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 273 माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 250 डिग्री सी। तो ये आपको मालूम है कि 100 डिग्री सी पे जो है वाटर वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो 250 में वाटर किस स्टेट में होगा, तो ये गैसियस स्टेट में होगा। अगर 100 डिग्री सी पे है तो 100 डिग्री सी पे आप देखोगे कि वाटर स्टार्ट होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सी पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और ये कन्वर्सन भी होने शुरू होते हैं। जब वाटर बॉयल होता है तो वाटर जो है जब बॉयल होना शुरू होगा तो ये लिक्विड जो है वो वेपर्स में भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लिक्विड के फॉर्म में होगा 100 डिग्री सी में और कुछ जो पार्ट उसके वेपर्स में भी चेंज हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो आपने देखा होगा एक्टिविटी में मैंने बताया था कि जैसे आइस है और आइस सॉलिड स्टेट में है और जैसे ही उनको गर्म करना शुरू किया उसके अंदर अगर थर्मामीटर रखा हुआ है तो आप देखोगे कि थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं कर रहा। ये तब तक इंक्रीज नहीं करता है जब तक कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं, जो हीट है वो यूज हो रहा है उसके स्टेट को चेंज करने में, और यही कारण है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ कहा कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर लिख लेंगे कि द हीट गिवन is used to the change of state and this is the reason that the temperature is constant। क्योंकि जो हम हीट उनको दे रहे हैं, सप्लाई किया जा रहा है, वो यूज हो रहा है किसमें, स्टेट को चेंज करने में। मतलब उसके जो फोर्स है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको क्या कर रहा है, वो ओवरकम कर रहा है या उसे हटा रहा है। तो वो फोर्स को कम कर दे रहा है जिससे कि पार्टिकल जो मैटर के या सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो डिस्टेंस पे आ रहे हैं, या फोर्स को कम कर दे रहा है जिससे कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। उसी तरह से अगर वाटर है उसको जब आप हीट देंगे तो जैसे ही उनका कन्वर्सन होगा तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि वाटर जो लिक्विड स्टेट है
वो वेपर्स में चेंज हो रहा है और ये जो हीट है वो यूज हो रहा है इसके स्टेट को चेंज करने में। तो इस तरह से था ये क्वेश्चंस, इसके आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट था कि सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाइड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई गैस है तो कह रहा है कि सजेस्ट ए मेथड ऑफ लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैस, तो इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द pressure and decrease the temperature, the atmospheric gas is liquefied। तो the method यहाँ पे सजेशन लिख सकते हो कि the method is to increase the pressure and decrease the temperature, the liquid atmospheric pressure changes into the liquid। तो ये मेथड यूज करना है, लिखना है इसमें। नेक्स्ट बताया कि इवेपोरेशन, इसके पहले हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन, अब है इवेपोरेशन। तो इस टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। देखो वेपोरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस है, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंसेस हैं, वो हम इसको पढ़ के समझेंगे। कह रहे डू वी ऑलवेज नीड टू हीट द change pressure for the changing the state of the matter, and can you quote the some examples from everyday life where change of state from the liquid to the vapor takes place without the liquid reaching the boiling points. Water when left uncovered slowly changes into the vapors. Wet cloth dry up. What happens to water in the above two example? इसमें ये बताया गया कि कभी कभी हम ये देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि विदाउट द बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कोई भी लिक्विड अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही है तो वो उसका इवोपरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी वह लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। उसका एग्जांपल दिया गया, जैसे आप गीला कपड़ा है उसको आप उसको अगर छोड़ दे तो उससे वाटर जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है और वो कपड़ा सूख जाता है। या अगर आप किसी प्लेट में वाटर रखे हैं तो उसका इवोपरेशन हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, और ये सारे क्या है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हम उसको बिना गर्म किए ही ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड वेपर्स में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, and at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of the kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of the particles at the surface having the higher kinetic energy and is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into the vapors. And this phenomena of the change of liquid into the vapors at any temperature below its boiling point is called the evaporation। ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कि या तो कोई भी जैसे कि लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, इसके जो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ पार्ट में काइनेटिक एनर्जी होते हैं। जैसे कि अगर वाटर के सरफेस पर देखें तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं बिलो द सरफेस। तो ये जो वाटर के सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है और वो पार्टिकल तेजी से मूव होना शुरू होते हैं, और जिससे वो लिक्विड जो है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है कि ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, हाइयर काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर,
और यही कारण है कि अगर आप प्लेट में या कप में वाटर रखे हैं तो आफ्टर सम टाइम्स देखेंगे कि उनसे इवोपरेशन होता है, या समुद्र के सरफेस से, नदी से, तालाब से वाटर क्या होते हैं, इवोपरेट्स होते हैं, और इवोपरेट्स होकर के वो जो है एयर में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन एक बनेगा कि व्हाट इज इवेपोरेशन। तो यहां से आप लिख सकते हो द फेनोमिना, यहाँ पे द लिख देना, द फेनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आप बना सकते हो कि व्हाट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, ये वह घटना है जिसमें कि लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाना एट एनी टेम्परेचर, कोई जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट हो, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमें ये पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज होता है या कम हो जाता है, स्लो और इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन माने कि कहीं इवेपोरेशन ज्यादा होता है, किसी कंडीशन में इवेपोरेशन स्लो होते हैं। तो उसके क्या कंडीशन है, तो इसको कंडीशन हम पढ़ेंगे। इसके लिए एक्टिविटी दिया गया, कह रहा है कि टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो or under the fan. Take 5 milliliter water in an open china dish and keep it near the window or the under a fan। और फिर कह रहा है take 5 milliliter of water in an open china dish ठीक है, dish and keep inside the cupboard or on the shelf in your glass। Record the room temperature, record the time or the day taken for the evaporation process in the above cases and repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation। Then what do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity और स्पीड ऑफ द इवेपोरेशन। तो ये एक्टिविटी था, कहा कि 3 कंडीशन ले ले हम, जैसे कि हमने 5 मिलीलीटर वाटर लिया, वो टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको विंडो के सामने रख दो, विंडो के सामने और फैन ऑन कर दो या फैन के नीचे रख दो। फिर कह रहा है कि 5 मिलीलीटर वाटर हम ले लें ओपन चाइना डिश में और इसको भी या तो फैन के नीचे या विंडो के सामने रख दें। तीसरा कंडीशन बताया कि 5 लीटर और 5 मिलीलीटर वाटर ले लो और इसको ओपन चाइना डिश में रख लें। अब इन सबों का हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लें कि क्या टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद ये देखें कि और टाइम भी रिकॉर्ड करें कि किस कंडीशन में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, किस कंडीशन में किस केस में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, और इस एक्टिविटी को रिपीट करें, इस स्टेप को, यही कंडीशन रेनी डे में। जैसे एक तो हो गया कि ड्राई डे, मतलब जबकि सीजन गर्मी का दिन हो, समर हो, उस समय गर्मी का, और इसी एक्टिविटी को हम रेनी डे में रिपीट करें। तो हम क्या देखेंगे, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि एक तो 2 है कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि जो हमने टेस्ट ट्यूब में रखा वाटर को, 5 मिलीलीटर जो वाटर है वो कहाँ रखा, टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो स्लो होगा। अगर वह हमने ओपन चाइना डिश में रखा गया, ओपन चाइना डिश को रखा गया नियर द विंडो, तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और उससे भी ज्यादा होगा इफ द 5 मिलीलीटर वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड द कप बोर्ड और द सेल्फ, मैंने कप बोर्ड में रखे या सेल्फ में, तो इसमें जो है इसकी अपेक्षा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो स्लो होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करते हैं, यानी अगर सरफेस ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज होगा। जैसे कि हम बताया कि तो पहला जो कंडीशन है, कह रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद
एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, और ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को कम कर दे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। और जो लास्ट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड को भी हम क्या करें कि बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये कंडीशन किस तरह से होता है, तो ये इस तरह से होता है कि जैसे कि अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, कह रहा है कि वी नो दैट द इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, मतलब अगर सरफेस को हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल पुटिंग द क्लॉथ फॉर द ड्राइंग ऑफ एंड वी स्प्रेड देम आउट, क्या करते हैं, जब हम कपड़े को फैलाते हैं तो उसको हम फैला देते हैं, उसको हम निचोड़ करके वैसा है का वैसा ही नहीं रखते हैं। अगर निचोड़ कर वैसा ही रख देंगे तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा और वो कपड़ा देर से सूखेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उस कपड़े को फैला करके और उसको टांगते हैं। दूसरा है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। उसमें क्या होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, जब हम गर्म करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तीसरा बताया कि अगर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एयर। ये क्वेश्चन लिख सकते हो आप कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को बता सकते हो कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंस इन एयर, जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस होता है एयर में, मैंने एयर में अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि आफ्टर द रेन आप देखोगे कि जो वाटर्स जो हैं कुछ एयर में रहते हैं, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो इस कंडीशन में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एयर अराउंड अस cannot hold more than definite amount of the water vapors at a given temperature, माने गिवन टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी वो लिमिटेड है, मतलब डिफिनिट है, वो ज्यादा नहीं हो सकता है। और इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, और अगर पहले से ही एयर में वेपर्स की मात्रा है, अगर वाटर वेपर्स पहले से ही एयर में है यानी ह्यूमिडिटी पहले से ही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ड्राई एयर में ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ड्राई एयर में क्या है, कैपेसिटी जो है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगा ड्राई एयर में, लेकिन ह्यूमिड एयर है, अगर ह्यूमिडिटी है एयर में तो उसमें कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की कम है, और यही कारण है कि रेट ऑफ इसका जो है इफेक्ट होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। नेक्स्ट बताया कि एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, दूसरा जो टॉपिक, दूसरा जो फैक्टर है जिस पर कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो है कि विंड का स्पीड अगर तेज हो, जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपको कपड़े को सुखाना है तो अगर विंड हवा तेज बह रही है तो उस समय कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है, उसका कारण यही है कि विंड का स्पीड ज्यादा है। तो विंड का स्पीड ज्यादा होने पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये कह रहा है कि इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे, विंडी डे मतलब कि अगर हवा बह रही है उस समय कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। And with the increase in wind speed, the particles of water vapors move away with the wind, decreasing the amount of water vapors in the surrounding. Next जो कह रहा है कि with the increase in the wind, अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स जो है वाटर वेपर्स तेजी से मूव होंगे और वो अवे होंगे, मूव अवे, और जब मूव अवे होंगे तो जो है वो पार्टिकल्स जब हट गए वहां से तो क्या होगा, क्लॉथ इजिली ड्राई होगा, सूख जाएगा। तो इस तरह से एंड डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग। तो ये जो कंडीशन थे आपने देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है
इसके बाद ज़्यादा नहीं है, इसको मैं समझा ही दे रहा हूँ। तो उसके बाद था कि हाँ, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज द कूलिंग। कूलिंग किस तरह से इवेपोरेशन जब होते हैं तो उस समय कूलिंग इफेक्ट, इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ द इवेपोरेशन। तो इसका एग्जांपल दिखाया गया यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग and the particles of liquid absorbs energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation, and this absorption of the energy from the surrounding make the surrounding cold। देखो होता क्या है कि आप इसका डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि जैसे कि अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल अगर आपके हाथ पे गिर जाता है तो आप कूल फील करते हो, या कोई स्प्रीट है तो इस तरह से जो है आप देखोगे कि ये कूल फील क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनका इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन तभी होता है जब वो हमारे स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यही चीज यहाँ पे होता है, कह रहा है कि इन एन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर ओपन वेसल है तो उसमें तो लिक्विड इवेपोरेट होगा, और द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, जब लिक्विड के जो पार्टिकल है वो इवेपोरेट कब होगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, और जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड जो है इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने चारों तरफ से, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। मैंने जो एनर्जी इवेपोरेशन के टाइम में जो लॉस हो चुका था उसको वो प्राप्त करने के लिए अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि जो वो क्या करता है, रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, माने इवेपोरेशन के समय में जो एनर्जी लॉस हो चुका था वह लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से लेंगे, अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। और यही जो है दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और यही जो एनर्जी का एब्जॉर्ब करना अपने सराउंडिंग से, इसको हम कहते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। और इसी के कारण उसके जो आसपास हैं जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। इसका कुछ एक्टिविटी दिया गया है, इसको हम इस एक्टिविटी से समझते हैं कि कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर द सम एसीटोन, या कह सकते हो नेल पॉलिश रिमूवर on your palm, the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporates causing the palm to feel cold। वही बताया कि कह रहा है कि क्या होगा जब आपके पाम पे, आपके हथेली पे अगर कोई नेल पॉलिश रिमूवर गिर जाए या एसीटोन गिर जाए तो आप कूल फील करते हो। तो कूल फील इसलिए करते हो क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो हमारे पाम से एनर्जी को गेन करता है, लेता है, या सराउंडिंग से लेता है। किसके लिए? इवेपोरेट होने के लिए। तो जब इवेपोरेशन होता है तो वो एनर्जी हमारे पाम से लेता है, और जब एनर्जी हमारे पाम से लूज हो गया तो वहां पे कूल फील होता है। तो इसी चीज को इसने बताया कि सराउंडिंग एंड द इवेपोरेट्स कॉजिंग द पाम टू फील द कूल। आफ्टर ए हॉट सनी डे, people sprinkle the water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of the water help to cool the hot surface। ये आप देखो गर्मी के दिनों में अगर जो है कि रूफ पे या ग्राउंड पे जो हम पानी को फेंकते हैं तो पानी इसलिए छिड़काव, उसका पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं, इसका कारण ये है कि जो वाटर है उसके लेटेंट हीट काफी ज्यादा होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ द वेपोरेशन ज्यादा होता है, यानी वेपोराइजेशन के लिए वो हीट अपने सराउंडिंग से लेता है। तो वाटर
इवेपोरेट होना है, वाटर को इवेपोरेट होना है, और उसके इवेपोरेशन के लिए, वेपोराइजेशन के लिए क्या है, एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने आसपास से लेगा। तो इसीलिए जहां पे हम पानी को छिड़कते हैं तो वो वाटर क्या करता है, वेपोराइज होता है। कहाँ से एनर्जी लेके, अपने सराउंडिंग से, आसपास से एनर्जी लेकर के, और वो इवेपोरेशन होते हैं उसके, जिसके कारण वो आसपास का जो एरिया है, सरफेस है, वो कूल हो जाता है। And can you cite the some more example from the daily life where we can feel the effect of cooling due to the evaporation? तो ये भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स आप भी देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे कि हम इस तरह का अनुभव करते हैं, कूलिंग फील करते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि व्हाई शुड वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आप देखोगे कि जनरली जो है गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और वो कंफर्टेबल होता है, वो काफी आरामदेह होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके आंसर इसमें ही दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग समर वी perspire the more because of the mechanism of our body which keeps us cool. And we know that during the evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapors. And the heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. And cotton being a good absorber of the water and helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for the easy evaporation। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ये इसके बारे में बताया गया कि गर्मी के दिनों में एक तो हमें पसीना ज्यादा आते हैं, और जब पसीना आता है तो जो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो वाटर को, वो गुड एब्जॉर्बर होता है, मैंने वाटर को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। तो पसीना को एक तो कॉटन जो है क्लॉथ वो सोख लेते हैं, और फिर क्या होता है कि ये जो वाटर जो उसने सोखा, पानी को जो उसने सोख लिया, इसका इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी, वाटर के इवेपोरेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी जो है हमारा बॉडी से, वाटर कहाँ से लेता है, तो हमारे बॉडी से लेता है। और जब हमारे बॉडी से एनर्जी लेता है, और कितना एनर्जी लेता है, तो वो वाटर हीट एनर्जी उतना लेता है अपने लेटेंट हीट ऑफ द वेपोरेशन, माने जितना कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उतना ही हीट वो हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब करता है। और यही कारण है कि हम कूल फील करते हैं, और जब हम गर्मी के दिनों में कूल फील करते हैं तो हमें आराम और हम कंफर्टेबल फील करते हैं, और हमें अच्छा लगता है। तो यही कारण था इसका। तो ये मैकेनिज्म है जिसके कारण कि जो है गर्मी के दिनों में हम जो है सूती कपड़ा पहनना, कॉटन के क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, ये कारण है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा कह रहा है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप देखोगे कि अगर आप किसी ग्लास में अगर आइस रख दो, तो उसके सरफेस पे चारों तरफ, बाहर के सरफेस पर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स देखोगे। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्यों, हम ऐसा क्यों देखते हैं, इसका क्या कारण है। तो उसके आंसर यहां से देखे हैं, कह रहा है कि लेट अस टेक द सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर and soon we will see the water droplets on the outer surface of the tumbler, and the water vapors present in air on coming in contact with the cold glass of the water loses energy and gets converted to the liquid state, and which we see as the water droplets। तो इसमें यह बताया गया कि आप ये देखते होंगे कि जैसे ही हमने आइस के टुकड़े को ग्लास में रखा, तो उसके चारों तरफ क्या, ग्लास के चारों तरफ एयर होते हैं,
और उस एयर में वाटर वेपर्स होते हैं, ये मालूम है। तो उस वाटर वेपर्स क्या होता है कि जब ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंस हो जाता है ना। वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और यही लिक्विड स्टेट जो है ड्रॉप्स के रूप में उसके सरफेस पर दिखते हैं। तो ये कारण था कि अगर हम किसी भी ग्लास में अगर हम आइस रखते हैं तो उसके चारों तरफ उसके सरफेस पर हम कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और इसके क्वेश्चन को भी आप डिस्कस कर सकते हो और करने की कोशिश करना है इसे। सभी क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये इससे रिलेटेड हैं। अगर मैंने बताया था कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरह से समझ जाते हो तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इसके कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा। थैंक यू।